अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ैज़ान अली कुरैशी है। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों को खुश आमदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 6 आपकी क्लास 11 की बायोलॉजी की जो न्यू बुक आई है उसका स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम उससे ही चैप्टर 6 का टॉपिक 3 या लेक्चर 3 लेने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम बेसिकली है हमारे पास बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। सिंपल सी बात। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इधर जो वर्ड आपके पास इकोलॉजी आया है बैक्टीरिया के साथ या बैक्टीरियल इकोलॉजी, तो इधर हम उसे सबसे पहले एक वर्ड इकोलॉजी को समझेंगे कि इकोलॉजी का मतलब क्या है, कह रहा क्या है इकोलॉजी। देखिए, अगर आप इकोलॉजी को वर्ड लेते तो दो वर्ड है, एक है इधर इको, दूसरा है लॉजी। इको का मतलब इधर आता है इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स भी कहते हैं दूसरे अल्फाजों में, और लॉजी का मतलब आप सब लोगों को पता है कि स्टडी। इकोलॉजी से मुराद होता है कि अगर आपसे डेफिनेशन मालूम कर ली जाए एज अ शॉर्ट आंसर बोर्ड्स के अंदर, तो आपको ये डेफिनेशन लिख लेनी है। मैंने इधर लिखी है आपके लिए, तो इधर मैं आपको पढ़ के बता दूँ। इकोलॉजी इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, देखिए इकोलॉजी बायोलॉजी की ही ब्रांच है, डील्स विथ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर, यानी कि वो डील किससे करती है, रिलेशन से ऑर्गेनिज्म के आपस में और उनके एटमॉस्फेयर से या इन्वायरमेंट से या सराउंडिंग्स जिसमें वो रहते हैं, सराउंडिंग्स इन विच ऑर्गेनिज्म लीव। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी इकोलॉजी की और ये आपको लिखनी है। अगर हम इकोलॉजी के साथ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इकोलॉजी मिला दें तो अब इसकी मीनिंग क्या होगी। सवाल इधर यह आता है कि अब इसको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियल इकोलॉजी से मुराद क्या। बैक्टीरियल इकोलॉजी से इधर मुराद ये है जो मैंने अपनी लाइनों में समझाया है कि टू स्टडी रिलेशंस ऑफ बैक्टीरिया, सही है, टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इन विच दे इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब जहाँ पे वो रहते हैं, यानी कि बैक्टीरियल इकोलॉजी से मुराद है कि हम बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे उनके रिलेशंस की दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ और जहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, और उस इन्वायरमेंट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, बैक्टीरियल इकोलॉजी। अगर आपसे कहे कि डिफ़ाइन करो बैक्टीरियल इकोलॉजी को, तो आपने इस तरीके से डिफ़ाइन कर देना है। ये छोटी छोटी बातें बेसिक्स कमज़ोर होती हैं, फिर आप बोर्ड्स के अंदर अटक जाते हैं, इतनी तीसरी शॉर्ट नोट भी नहीं लिख पाते, तो इस वजह से मैंने इधर आपको लिख के बताया है। अभी तक हम डाइवर्सिटी से क्या मुराद लें भाई, एक पूरा टॉपिक है ना कि बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ समथिंग, क्या किसी चीज़ की वैरायटी या इकसाम, उर्दू में कहें तो हम इकसाम कहेंगे। तो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी से मुराद इधर ये है कि बैक्टीरिया की कितनी ज़्यादा इकसाम है जो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहती है, यानी कि बैक्टीरियल वैरायटी समझते हैं, बैक्टीरियल वैरायटी समझते हैं। बहुत सारे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अभी हम आगे आर्कियो बैक्टीरिया पढ़ गए तो वो तो टोटली डिफरेंट थे यू बैक्टीरिया से। तो ये क्या आ गई, आर्किया और यू बैक्टीरिया ये क्या है, डाइवर्सिटी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैरायटी हैं। किसी के पास कुछ अच्छी क्वालिटी है, कोई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है और कोई मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है। तो इस वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। मैंने आपको बड़े आसान और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। तब आपकी पूरा चैप्टर, ये पूरी आर्टिकल या पैराग्राफ है जिसमें पूरी कहानी लिखी गई है कि जो ज़िंदगी है अर्थ के ऊपर, या हम सबसे पहले बात कर लें कि अर्थ की टोटल एज क्या है। अर्थ की जो टोटल एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स। सिंपल सी बात है, जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी, यानी कि अर्थ इवॉल्व से मुराद कि इवोल्यूशनाइज या इवोल्यूशन को फॉलो कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही थी ग्रेजुअल टाइम के साथ साथ। तो डेट टाइम, उस वक्त इन्वायरमेंटल कंडीशन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर लाइफ। उस वक्त जब अर्थ इवॉल्व कर रही थी, जब वो बनी, उसको बनने के, यानी कि जो आज अब अर्थ देख रहे हैं ना, वो एकदम नहीं बनी, उसको बनने में इतने साल लगे। और उसने इतने साल किस प्रोसेस को झेला है, इवोल्यूशन को झेला है, अभी भी झेल रही है, क्योंकि इवोल्यूशन से वेरी 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 स्लो प्रोसेस को आप एक दिन में नहीं दे सकते। आपने इवोल्यूशन को देखने के लिए एक सदी चाहिए। क्या चाहिए, एक सदी। जब आप देखेंगे ना डेटा को अपने सामने, तो आपको जब समझ में आएगा हाँ ऐसे इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन स्पीशीज़ के दरमियान में भी होता है, जानवरों के दरमियान में भी होता है, सिंपल सी बात है। और ज़मीन
जोग्राफिक इवोल्यूशन भी होता है, समझ रहे हैं आप, सिंपल सी बात। तो उस वक्त जब फेवरेबल नहीं था टाइम, तो क्यों फेवरेबल नहीं था? जैसे कि आप सब लोग पता है कि ज़िंदगी को जो फंडामेंटल चीज़ चाहिए ना रहने के लिए, तो हाई टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। उस टाइम जब अर्थ इवॉल्व हो रही थी तो टेम्परेचर हाई था और ऑक्सीजन क्या थी, एब्सेंट थी इन्वायरमेंट से। तो फिर क्या हुआ, फिर एक स्पीशी आई जिसको हमने नाम दिया आर्किया बैक्टीरिया। किसका नाम दिया? आर्किया बैक्टीरिया। ये सही लिख नहीं रहा, आर्किया बैक्टीरिया क्या आई, जिसने एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर हाई था। सिर्फ यही स्पीशी थी जो उस इन्वायरमेंट को झेल सकती थी। सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी। अब जाहिर सी बात है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, तो अब आज जो बैक्टीरिया वो उस वक्त थोड़ी ना रह सकते थे। आज के जो बैक्टीरिया वो इवॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो लिविंग या यूनिसेलुलर माइक्रोब आए, तो उनमें कौन से सारे फेरिस्ट हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर? आर्किया सबसे पहले इस दुनिया में आया, जब इनको हम क्या कहते हैं, आर्किया या ओल्ड माइक्रोब्स कहते हैं बेसिकली। एविडेंस के हिसाब से, इसके हिसाब से एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब एविडेंस बताता है कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर कब आई, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई। यानी कि अर्थ को बने हुए 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हैं, और तकरीबन 1000 साल बाद, जब अर्थ के बने हुए 1000 साल बाद क्या आ गई, लाइफ आ गई। यानी कि इस 1000 साल के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस अर्थ में चल रहे थे, इन्वायरमेंटल चेंजेस चल रहे थे, उन इन्वायरमेंटल चेंजेस को झेल कर एक लाइफ बन गई, क्रिएट हो गई खुद ही। ये बात कहना चाह रहा है इधर। अब ये बात हमें पता कैसे चली? अब इधर सवाल आता है कि कैसे एक साल के अरसे के अंदर एक लाइफ अराइज हो गई। कुछ ऐसे कि फॉसिल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन डेवलप्स। मैंने कहा कि सबसे पहले आर्किया है, जब सबसे पहले लाइफ थी 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले, और आज भी है, वो आर्किया थे। तो आर्किया ने क्या किया, आर्किया बैक्टीरिया ने क्या बनानी शुरू की, कॉलोनाइजेशन बनानी शुरू की, कॉलोनाइजेशन क्रिएट की, और बैक्टीरिया भी कह सकते हैं आप इसे। इन बैक्टीरिया ने कॉलोनाइजेशन बनाई, सही है, एज अ फर्स्ट लाइफ। इनके सबसे पहले यही तो थे, और उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर फैलना शुरू किया, अक्वायर्ड डिफरेंट एरिया ऑफ अर्थ। फिर क्या किया, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर आज अचानक ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो गई, हीट बिल्कुल कम हो गई, हीट मॉडरेट पे आ गई है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, जाहिर सी बात है उनको रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए कुछ खाने के लिए या कुछ ग़िज़ा चाहिए। तो ग़िज़ा क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा थी। एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई था। और सूरज को वो एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करते थे, ताकि वो अपना फूड बना सकें, तोड़ फोड़ करके बना सकें। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि वो कार्बन ले सकें। क्या ले सकें? कार्बन ले सकें और ऑक्सीजन को निकाल दें। जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे थे, तो उसमें से क्या निकाल रहे थे? ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट के अंदर दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई एनवायरनमेंट में कि जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था वो स्टेबल हो गया, और इतनी ज़्यादा कंजप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की उन बैक्टीरिया ने करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में बढ़ गई। अब आपको पता होगा कि टेम्परेचर कम हुआ और ऑक्सीजन बढ़ी, और इस ही फिनोमिना की वजह से इवेंचुअली लाइफ और कॉम्प्लेक्स तख्लीक होना शुरू हो गई। कॉम्प्लेक्स में उनके पास और ऑर्गेनल्स आ गए अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट, जहाँ पे वो रहते हैं। अब इधर वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ इनिशियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट का इस्तेमाल करके अपनी डाइट बनाए, और यही वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने सनलाइट को यूज़ किया और अपनी डाइट बनाई, और उन्होंने डाइट बनाने के बाद इन्वायरमेंट को एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन दी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन करी, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था। इन्वायरमेंट के लिए नहीं, ज़िंदगी के लिए प्लस पॉइंट था बेसिकली, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती तो ज़िंदगी कैसे आती? सही, जाहिर सी बात है ना भाई। जिसने क्या किया, स्टेबल किया हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को, प्रोड्यूस कर दी इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कि आज लाइफ क्या हो गई, फॉर्म हो चुकी है। सिंपल सी बात है। तो अब इसी तरीके से आपने इधर किसको समझा? एनवायरनमेंट को समझा। कौन से एनवायरनमेंट को समझा? जब अर्थ तख्लीक हुई, अर्थ बनी 4.5 खरब साल पहले, और उसके 1000 साल बाद यानी कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ आई, और लाइफ ने क्या किया, प्रोसेस स्टार्ट किया। उस प्रोसेस के उस लाइफ ने हमें एज अ बाय प्रोडक्ट क्या दी, ऑक्सीजन दी। तो इस पूरी स्टडी को एक माइक्रोब की, एक लिविंग स्पीशी की, एक लिविंग लाइफ की इंटरेक्ट होना किससे, एनवायरनमेंट से,
इस पूरी स्टडी को क्या कहा गया, इकोलॉजी कहा गया। और इस पूरी लाइफ के अंदर हमारे पास लाइफ कौन सी थी, बैक्टीरिया की थी, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, बैक्टीरिया की थी। सिंपल सी बात है, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, बैक्टीरियल इकोलॉजी नाम दिया। तब आपको मुझे उम्मीद है कि क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा इकोलॉजी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, बैक्टीरियल इकोलॉजी क्या है। उस वक्त जितने भी सवाल अब आपके दिमाग में होंगे कि अर्थ ने कैसे अपना टेम्परेचर कम किया, अर्थ के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कैसे कम हुई और लाइफ कैसे आ गई। अब इसी तरीके से एक थ्योरी आती है जिसको एक रशियन साइंटिस्ट ने नाम दिया था। उस रशियन साइंटिस्ट का नाम मुझे लेने में थोड़ी परेशानी है, अगर आप में से कोई ले सकता है तो यार ले लेना, ठीक है, लेकिन मैं उसकी सिर्फ थ्योरी बताऊँगा। थ्योरी कहती है कि सम ऑफ ऑर्गेनल्स आपको पता है सेल के अंदर होते हैं, और कौन से सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। सम ऑफ ऑर्गेनल इन टुडेज यूकेरियोटिक सेल, यानी कि जो आज जो ऑर्गेनल यूकेरियोटिक सेल में हैं वर वंस प्रोकैरियोटिक माइक्रोब, वो पहले कभी प्रोकैरियोटिक माइक्रोब हुआ करते थे, यानी कि पहले प्रोकैरियोटिक माइक्रोब होते थे। सिंपल सी बात है। अब उन ऑर्गेनल की एग्जांपल में मैंने इधर डाली है। वो माइक्रोब कौन से होते थे आपके पास, मिटोकॉन्ड्रिया, या मिटोकॉन्ड्रिया के लिए एल हटा लें इसमें सब बिल्कुल, और क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में आपको थोड़ा सा फर्क बता दूं, अगर आप पढ़ के आएँ। क्लोरोप्लास्ट इज द पिगमेंट विच फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल ऑल्सो, एंड मिटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल। बट इन दोनों में डिफरेंस है कि प्लांट में पाए जाते हैं और ये एनिमल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये प्लांट में पाए जाते हैं और ये एनिमल में पाए जाते हैं। ये प्लांट में क्या काम करते हैं, इनके पास स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, पिगमेंट क्या काम करते हैं, जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, और उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करके आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, या सिंपल सी बात है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और मिटोकॉन्ड्रिया, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट आपकी वही रेस्पिरेशन के अंदर शामिल होते हैं, फिर वो आपको क्या प्रोड्यूस करके देते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करके देते हैं। और यही सिंपल सा फंडा किसके साथ है, मिटोकॉन्ड्रिया के साथ है। मिटोकॉन्ड्रिया भी क्या बनाता है, एटीपी प्रोड्यूस करके देता हूँ। हम एटीपी और मिटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये बात थोड़ी सी आपको क्लियर करनी थी मुझे। अच्छा, अभी इतने स्पेशलाइज्ड हो गए इवोल्यूशन के प्रोसेस के साथ साथ, यानी कि इन्होंने भी इवोल्यूशन किया साथ में, इवोल्यूशन के साथ साथ ये इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो गए कि अब ये सेल के बाहर नहीं रहते, सेल के अंदर रहते हैं। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन फॉर फंक्शन। ये अपना खुद का डीएनए प्रोड्यूस करते हैं, दोनों के पास अपना खुद का डीएनए, और दोनों खुद अपने प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। इन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। इस बात को याद रखें, ये सारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट बात मुझे इधर आपको बतानी थी, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए को हम एम्प्टी डीएनए भी कहते हैं। एम्प्टी से मुराद मिटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ ओनली पास्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड इन ह्यूमन। देखिए, आज मेरे पास जो डीएनए या आपके पास जो डीएनए है वो आपकी मदर से, आपके पास जो मिटोकॉन्ड्रिया और मेरे पास जो मिटोकॉन्ड्रिया वो आपकी मदर से आया है। सिंपल सी बात है, फादर से नहीं आता। तो ये एक इनहेरिटेंस है। क्या है, इनहेरिटेंस है, विरासत है, जो सिर्फ माँ से बच्चे के पास आती है। सिंपल सी बात है, मेरे बाप के पास जो है वो मेरी दादी के पास है होगी, और आपके फादर के पास आपकी दादी के पास आई होगी। तो ये बात आपने थोड़ी समझने के लिए थी। और एक और बात, इसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं, इवोल्यूशनरी टूल के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे कि एम्प्टी डीएनए एस्टीमेट लगाता है कि हाउ स्पीशीज़ रिलेट, वो क्या लगाता है, एस्टीमेट लगाता है कि वो हाउ स्पीशीज़ रिलेट टू वन अनदर। इधर रिलेट एक वर्ड लिख लेना, रिलेट, सिंपल सी बात है, आपने इधर एक वर्ड रिलेट लिखना है कि ये इवोल्यूशनरी टूल के लिए भी इस्तेमाल होता है। और क्या एस्टीमेट लगाता है कि तिनके कैसे एक स्पीशी दूसरी स्पीशी से सेम है। अगर आपने कोई एनिमल उठाया और उस एनिमल की टैक्सोनॉमी करनी है और आपको नहीं पता, तो आप क्या करें, उसका मिटोकॉन्ड्रिया निकालें साइंटिफिकेशन के प्रोसेस के, और उस मिटोकॉन्ड्रिया को आप डीएनए को एक्सट्रैक्ट करें। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद डीएनए की सीक्वेंसिंग करें, और फिर आप क्या करें, जिससे आपने कंपेयर करना उस स्पीशी का आपके पास पहले से डीएनए अवेलेबल होना चाहिए और उनके सीक्वेंस पता होना चाहिए। फिर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। कभी आपको मौका मिलेगा हायर स्टडीज़ में जाने का, किसी भी फील्ड में, एमबीबीएस में जाने का, एमबीबीएस में जाएँ इंशाल्लाह। मेरी तो दुआ है कि आप सब लोग डॉक्टर बने, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बनता, लेकिन अगर आप दूसरी फील्ड में जाएंगे तो आपको उधर पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आजकल क्या काम चल रहा है। स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक था उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कवर करी हैं, और जो नोट्स हैं मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो आपको इधर सारी बताता हुआ, उसमें मैंने आपको थ्योरी के बारे में बता दिया, किस शख्स ने दी थी वो भी मैंने बता दिया।
डाइवर्सिटी बता दिया मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपकी उस टॉपिक के अंदर थी सारी मैंने क्लियर करी हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे फॉलो भी करें मेरे इस चैनल पे। और मैं आपसे सवाल पूछता रहूँगा डेली बेसिस पे। अगर आपको कोई मुझसे क्यूरी हो तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं कमेंट के अंदर। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।